हवस को है नशाते कार क्या क्या, ना हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। ये दीवाने गालिब की 21वीं गज़ल है। आइए इसको पढ़ते हैं और फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। हवस को है नशाते कार क्या क्या, ना हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। तजाहुल पेशगी से मुद्दा क्या, कहाँ तक है सरापा नाज क्या क्या। नवाजिश हाय बेजा देखता हूँ, शिकायत हाय रंगी का गिला क्या। निगाहे बेमहाबा चाहता हूँ, तगाफुल हाय तमकी आजमा क्या। फ़रोगे शोला एक खस यक नफस है, हवस को पासे नामू से वफा क्या। नफस मोजे मुहीते बेखुदी है, तगाफुल हाय साकी का गिला क्या। दिमागे इतरे पैराहन नहीं है, गमे आवारगी हाय सबा क्या। दिले हर कतरा है साजे अनल हक बहर, हम उसके हैं हमारा पूछना क्या। मुहाबा क्या है मैं जामी इधर देख, शहीदा ए निगाह का खूं बहा क्या। सुन ए गारत करे जिनसे वफा सुन, सुन ए गारत करे जिनसे वफा सुन। शिकस्ते शीशाए दिल की सदा क्या, किया किसने जिगरदारी का दावा। शकेब खातिर आशिक भला क्या। ये कातिल वादा ए सब्र आजमा क्यों, ये काफिर फितना ए ताकत रुबा क्या। बलाए जां है गालिब उसकी हर बात, बलाए जां है गालिब उसकी हर बात। इबारत क्या इशारत क्या अदा क्या। तो पहला शेर देखते हैं कि हवस को है नशाते कार क्या क्या, ना हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। इसके अंदर जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, हवस का मतलब डिज़ायर और लस्ट, और नशाते कार मीन्स जॉयज़ ऑफ एक्शन। एंड दूसरी लाइन तो सिंपल ही है, ना हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। तो पहली लाइन वो कहते हैं कि जो ह्यूमन डिज़ायर है उस इट हैज़ वेरियस जॉयज़ ऑफ एक्शंस। तो उन्होंने जो ह्यूमन डिज़ायर या ह्यूमन लस्ट है उसको ऑलमोस्ट पर्सोनिफाई कर दिया है, राइट। तो हवस जो है ह्यूमन बीइंग्स की, वो कहते हैं उसके पास एक लंबी लिस्ट है ऑफ enjoyments that it wants to have, or actions, joy of action that it wants to take in its lifetime. तो आई थिंक वो जो उनका शेर है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, उससे मिलता जुलता ही थीम है इसका पहली लाइन का। और कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स को बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, टू लिटिल टाइम टू फुलफिल दैम। लेकिन दूसरी लाइन में वो ये क्लेम करते हैं कि ना हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। तो कहते हैं कि हम इन चीज़ों को इन्जॉय इसीलिए कर पाते हैं जो क्योंकि देर इज़ एन सेंस ऑफ अर्जेंसी इन आवर लाइफ। वी नो दैट आवर टाइम इन दिस वर्ल्ड इज़ लिमिटेड, कि हमने एक दिन मरना है, राइट। तो कहते हैं कि ये जो रियलिटी है, ये जो हकीकत है कि हमने मरना है, ये ना हो तो जीने का मज़ा क्या। तो ये ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं होगा अगर हमको ये ना पता हो कि हमने एक दिन मरना है। तो हम इसी अर्जेंसी की वजह से हम दुनिया को एंजॉय कर पाते हैं। हमारी हवस जो है वो चीज़ों को एंजॉय कर पाती है। तो इट्स बिकॉज वी नो आवर टाइम इन दिस वर्ल्ड इज़ शॉर्ट, सो दैट्स वाई वी हैव दिस सेंस ऑफ अर्जेंसी, एंड दैट अर्जेंसी एड्स relish टू आवर लाइफ। ये मिर्ज़ा गालिब साहब का क्लेम है। तो इसके अंदर वो उन्होंने डेथ को एक पॉजिटिव स्पिन दे दिया है, राइट। डेथ इज़ द रीज़न वाई वी आर एबल टू एंजॉय लाइफ। और अगर आप इसका कुछ थोड़ा और एस्पेक्ट्स को टटोलने की कोशिश करें तो डेथ इज़ पॉजिटिव व्हेन डेथ हैपन्स एट द हैंड ऑफ द बिलवेड। तो ऐसा हो सकता है जिस मरने की बात कर रहे हैं वो महबूब के हाथों मरना हो, या फिर वो आपके ईगो की डेथ हो, वेयर यू मर्ज विद द डिविनिटी। तो उस तरह की डेथ जो है उसको हमेशा शेर व शायरी में पॉजिटिवली ट्रीट किया जाता है। तो बॉटम लाइन ये है कि उनका क्लेम ये है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ डेथ एंड आवर लिमिटेड टाइम इन दिस वर्ल्ड दैट वी आर एबल टू relish good things in life. That is why we relish the desires that are fulfilled. Yeah. तो अगला शेर देखिए कि तजाहुल पेशगी से मुद्दा क्या, कहाँ तक है सरापा नाज क्या क्या। तो तजाहुल का मतलब है लाइक प्रिटेंडेड इग्नोरेंस, या और द प्रैक्टिस ऑफ ignorance और indifference, के
आप अपने चाहने वालों को निगलेक्ट कर रहे हैं या से। तो वो कहते हैं कि तजाहुल पेशगी से मुद्दा क्या, लाइक व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस प्रैक्टिस ऑफ इनडिफरेंस टुवर्ड्स अस, तो हमको इग्नोर करती है, ये इसका मुद्दा क्या है, लाइक व्हाई डू यू डू दैट, राइट, व्हाट इज़ द पर्पस। और अगली लाइन में वो कहते हैं कहाँ तक ए सरापा नाज क्या क्या। सरापा नाज का मतलब होता है एम्बॉडीमेंट ऑफ कॉकेट्री, राइट, जो सर से लेकर पाँव तक नाज से भरी हो, या तो महबूब को डिस्क्राइब करने का तरीका है ये। तो कहते हैं कहाँ तक है सरापा नाज, टू व्हाट एक्सटेंड यू आर गोना से क्या क्या, व्हाट, राइट। तो कहते हैं क्या तेरा ये अंदाज है कि तू हमको इग्नोर करती है, तो जब हम फिर तेरे से कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं तो तू वापस हमें जवाब क्या क्या का जवाब देती है हमेशा, राइट। तो फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी क्वेश्चन दैट वी आस्क यू जस्ट से व्हाट, क्या क्या, या तो दैट इज़ रूड बिहेवियर। तो हमारी जो बातें हैं या क्वेश्चंस हैं जो हम प्यार तेरे को जताना चाहते हैं उसको एक्नॉलेज नहीं करती, जवाब में वापस हमेशा क्या क्या बोलती है। तो कहाँ तक तो ये हमारे ऊपर इस तरह का रूड बिहेवियर और इंडिफरेंस जो है वो प्रैक्टिस करेगी। तो ये महबूब की तरफ से एक शिकायत है, एंड बिकॉज मिर्ज़ा गालिब इज़ seems frustrated by the indifference and the behavior of the beloved towards him. तो तजाहुल पेशगी से मुद्दा क्या, कहाँ तक है सरापा नाज क्या क्या, तो कहाँ तक हमें ये क्या क्या करके पूछती रहेगी हमसे, हम बता रहे हैं बात, हमारी बात तो सुनती क्यों नहीं है। तो अगला शेर देखिए कि नवाजिश हाय बेजा देखता हूँ, शिकायत हाय रंगी का गिला क्या। तो इसके अंदर जो नवाजिश हाय बेजा का मतलब है इम्प्रॉपर और मिसप्लेस्ड नवाजिश और फेवर और कर्टिसीज। तो मिसप्लेस्ड जो है उसके मिसप्लेस्ड टुवर्ड्स होम, राइट, इट सीम्स लाइक कि किसी दूसरे को महबूब जो है वो फेवर दे रहा है, उसको प्यार दिखा रहा है या उसके ऊपर नवाजिश कर रहा है। तो क्योंकि जो सच्चे आशिक होते हैं उनके ऊपर तो कभी नवाजिश दिखाई नहीं जाती, तो नवाजिश किसकी तरफ दिखाई जा रही हो सकती है, राइवल की तरफ, रकीब की तरफ, या तो कहते हैं कि नवाजिश हाय बेजा देखता हूँ, कि तू जो रकीब की तरफ नवाजिश दिखा रही है, तू जो उसको प्यार दिखा रही है या उसको फेवर दे रही है या उसकी तरफ अच्छा बिहेव कर रही है, ये मैं देख रहा हूँ। और दूसरी लाइन में कहते हैं शिकायत हाय रंगी का गिला क्या। तो अब जब मैं इस तेरे बिहेवियर की शिकायत करता हूँ तेरे से, व्हेन आई कंप्लेन अबाउट दिस बिहेवियर ऑफ योर्स, तो उसका गिला क्या, तो फिर तो उसका भी तेरे को गिला है, राइट। Why do you reproach me for these colorful complaints that I made? तो शिकायत हाय रंगीन, तो ये जो रंगीन डाला है, कलरफुल कंप्लेंट्स, दैट एड्स another dimension to it। अब कलरफुल कंप्लेंट्स कैसे हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है कि ये शेर जो है उसकी टोन फ्लर्टेशियस हो, या तो महबूब जो है वो गालिब साहब को तंग करने के लिए रकीब को या राइवल को अटेंशन दे रहा है, और गालिब साहब जो है इरिटेट होके उसको कुछ सुनाते हैं, तो महबूब गेट्स काइंड ऑफ अम्यूज्ड, एंड जो शिकायत हाय रंगीन शिकायत जो है वो गालिब साहब हो सकता है कोई एलैबोरेट करके, एग्जैजरेट करके कंप्लेंट करते हों, या हंसी मजाक में कोई कंप्लेंट करते हों उसके साथ, या तो दैट कुड बी शिकायत हाय रंगीन। पर बॉटम लाइन इज़ कि रकीब की तरफ प्यार जताया जा रहा है या रकीब की तरफ इनायत दिखाई जा रही है, और गालिब साहब उसकी कंप्लेन कर रहे हैं। महबूब जो है वो कंप्लेन को लाइक डज नॉट एक्नॉलेज द कंप्लेंट, इन फैक्ट महबूब रिप्रोचेस मिर्ज़ा गालिब अबाउट हिज कंप्लेंट, एंड उसकी फिर काउंटर कंप्लेंट ये की गई है कि शिकायत हाय रंगी का गिला क्या, कि तुझे को इस बात का गिला क्या है कि मैं शिकायत कर रहा हूँ कि तू रकीब की तरफ नवाजिश कर रही है। तो थोड़ी फ्लर्टेशियस, थोड़ी जेलसी और एनवी की टोन है इसकी। तो अगला शेर भी थोड़ा मिलता जुलता है कि निगाह बे महाबा चाहता हूँ, तगाफल हाय तमकी आजमा क्या। तो निगाह बे महाबा का मतलब है लाइक अनइनहिबिटेड गेज, राइट, कि तू सोच के हमारी तरफ मत देख, तू पूरी प्यार भरी निगाह से हमारी तरफ देख, राइट, वो निगाह चाहता हूँ मैं, अनसेरेमोनियस अनइनहिबिटेड गेज, कि तू पूरी अटेंशन से, पूरे प्यार से हमारी तरफ देख, वो मैं चाहता हूँ। वाले साहब कहते हैं निगाह बे महाबा चाहता हूँ, तगाफुल हाय तमकी आजमा क्या। तगाफुल हाय तमकी आजमा का मतलब होता है
निगलेक्ट दैट टेस्ट्स योर पेशेंस। तो कहते हैं कि ये तेरा जो हमारी तरफ इस लेवल का निगलेक्ट है जो कि हमारे पेशेंस को हमेशा टेस्ट करता है, ये क्या है? लाइक ये कैसा बिहेवियर है तेरा? राइट, ये नहीं मुझे चाहिए। राइट, इट्स ऑल्सो द टोन इज़ अगेन ऑफ ए कंप्लेंट। वो कहते हैं कि निगाह बेमहाबा चाहता हूँ, मैं तेरी पूरी अटेंशन, पूरी निगाह चाहता हूँ। राइट, और तगाफुल खाए तम की आज़मा क्या, और तेरा बिहेवियर ये है कि तू इस तरह से मुझे इग्नोर करती है, दैट यू आर टेस्टिंग माई पेशेंस। तो ये क्या बिहेवियर है? तो दिस इज़ इफेक्टिवली कंप्लेंट अगेंस्ट दैट। एंड और दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि अक्सर शेर व शायरी में ये मेटाफर यूज़ किया जाता है कि जब महबूब जो है वो पूरी निगाह से आशिकों की तरफ देखता है तो वो ढेर हो जाते हैं, वहीं पे मर जाते हैं। राइट, तो इस केस में मिर्ज़ा गालिब जानते हैं, राइट, कि अगर महबूब पूरी टेंशन से हमको देखेगा तो वो मर जाएंगे। राइट, बट दैट इज़ समथिंग दैट लवर्स वेलकम ऑल्सो। या तो मे बी वट ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि तू पूरी टेंशन से मुझे देख और मेरा काम तमाम कर डाल। राइट, किल मी, राइट, गिव मी ए क्लीन डेथ। और वो भी इस केस में उनको नसीब नहीं हो रही और वो इस बात की शिकायत कर रहे हैं। निगाह बेमहाबा चाहता हूँ, तगाफुल हाय तम की आज़मा क्या। तो अगला शेर देखिए कि फ़रोग शोला एक खस यक नफस है, हवस को पास नामूसे वफ़ा क्या। तो फ़रोग का मतलब होता है लाइट और ब्राइटनेस, हवस अगेन डिज़ायर और लस्ट, पास का मतलब होता है रिगार्ड और रिस्पेक्ट फॉर समथिंग। या और नामूस इज़ लाइक ऑनर और डिग्निटी टुवर्ड समथिंग। तो वो कहते हैं कि पहली लाइन में उन्होंने कहा है कि फ़रोग शोला खस इज़ स्ट्रॉ, राइट, लाइक ए स्ट्रॉ ऑफ ए ड्राई ग्रास। तो कहते हैं फ़रोग शोला खस यक नफस है, यक नफस इज़ ए सिंगल ब्रेथ, लाइक शॉर्ट लिव्ड। या तो वो कहते हैं कि ये जो खस के अंदर जो शोला है, लाइक ये स्ट्रॉ के अंदर जो एक छोटा सा फ्लेम जगह है, उसकी जो ग्लोरी है इट इज़ शॉर्ट लिव्ड। या कि घास, सूखी घास के अंदर आग लगी है और एक छोटा सा एलिमेंट है फ्लेम का, ये इट्स हैज़ इट इज़ ए सिंगल ब्रेथ, मीन्स इट्स इज शॉर्ट लिव्ड, इट विल डाई। या तो दूसरी लाइन में कहते हैं हवस को पासे नामों से वफ़ा क्या, कि ये जो लस्ट है इसको क्या रिस्पेक्ट है फॉर द ऑनर ऑफ फेथफुलनेस। वफ़ा इज़ ऑब्वियसली फेथफुलनेस। या तो जैसे कि ए फायर इन द स्ट्रॉ बर्न्स इटसेल्फ आउट इन ए स्पेस ऑफ ए सिंगल ब्रेथ, तो वो कहते हैं कि लस्ट और डिज़ायर की भी ये स्टेट है। या कि ये लॉन्ग लास्टिंग फेथफुलनेस से इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, ये शॉर्ट लिव्ड होती है। राइट, आपकी लस्ट जो है वो पूरी हो गई, दैट इज़ इट्स ओवर। राइट, इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग फेथफुल लव एंड अफेक्शन। राइट, तो अब किसकी हवस की बात हो रही है यहाँ पे? ऐसा हो सकता है कि रकीब की हवस की बात हो रही हो, कि वो कहना चाह रही कोशिश ये कर रही हूँ कि ये रकीब जो है वो तुझसे सच्चा प्यार, फेथफुल, वफ़ादारी वाला प्यार जो है नहीं करता, तो इसकी जो लस्ट है वो शॉर्ट लिव्ड है। राइट, पिछले शेरों में भी वो थोड़े रकीब की तरफ इशारे कर रहे थे, तो हो सकता है इसके अंदर भी वो बात कर रहे हो कि जो रकीब है या जो दूसरे लोग हैं उनकी जो तेरी तरफ जो हवस है वो शॉर्ट लिव्ड है, वो लॉन्ग लास्टिंग फेथफुल प्यार नहीं है जो कि हम कहते हैं, हम करते हैं। और उनकी जो हवस है उसको क्या रिस्पेक्ट है फेथफुलनेस की। तो बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू शाइन लाइट ऑन हिज ओन फेथफुलनेस। महबूब को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे लोग जो हैं वो एक हवस के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तेरे पास, उनकी हवस जो है, उनकी डिज़ायर जो है शॉर्ट लिव्ड है, मैं तेरा सच्चा आशिक हूँ। और दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट नहीं है फेथफुलनेस की। फ़रोग शोला एक खस यक नफस है, हवस को पास नामू से वफ़ा क्या। तो अगला शेर देखिए कि नफस मौजे मोहिते बेखुदी है, तगाफुल हाय साकी का गिला क्या। तो इसके अंदर वो कहते हैं कि मुहित हमने पिछली शेरों में भी देखा है, पिछली दूसरी गज़लों में भी देखा है, तो इट्स लाइक ए पेरिफेरी और सर्कमफ्रेंस ऑफ समथिंग, बट मोस्ट लाइकली मीनिंग इसका है लाइक एन ओशन। या तो साथ में इसके मौज भी लगा दिया है, मौज मीन्स ए वेव, तो द मीनिंग ऑफ ओशन मेक सेंस। तो कहते हैं कि
नफस मौजे मुहीते बेखुदी है कि जो नफस इज ब्रेथ, द ब्रेथ इज लाइक ए वेव ऑफ ए सी ऑफ selflessness. Bekhudi means selflessness. Again, not in a charitable sense. Selflessness is like you have lost yourself in love, in spirituality. आप अपना ईगो जो है वो खो चुके हैं. तो कहते हैं कि नफस मौजे मुहीते बेखुदी है. The breath is like a wave of a sea of बेखुदी और selflessness. तगाफुल हाय साकी का गिला क्या. तगाफुल again is negligence. साकी is the cup bearer जो आपको शराब पिलाता है. महबूब को भी साकी को कई बार बोला जाता है, खुदा को भी कई बार साकी बोला जाता है. तो तगाफुल हाय साकी का गिला क्या कि what is there to complain about the negligence of the cup bearer. तो वो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो मेरी सांस है या वो एक सिंबलिज्म जो यूज़ किया गया है कि सांस जो है वो मौजे मुहीते बेखुदी है, कि बेखुदी के समंदर की एक मौज है, राइट. इफेक्टिवली वो कहना चाहते हैं कि मेरी सांसें या मैं खुद जो है बेखुद हो चुका हूँ, राइट. आई हैव बीन इंटॉक्सिकेटेड ईदर इन लव और इन दिस स्टेट ऑफ मिस्टिसिज्म. आई थिंक इसका एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है शेर का. तो अगर इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को देखें और वो देखें कि वो कहना चाहते हैं कि मेरी जो सांस है, हर एक सांस जो है वो बेखुदी के समंदर में डूब की मौज है वो, राइट. इफेक्टिवली कि मैं बेखुद हो चुका हूँ. आई हैव लॉस्ट माई ईगो, आई हैव बिकम सेल्फलेस, या माई सेल्फ इज़ डिजॉल्व. तो तगाफुल हाय साकी का गिला क्या. तो अब इसके अंदर कहते हैं कि जो ये दुनियादारी का जो साकी है, मुझे शराब पिलाए ना पिलाए, मुझे इग्नोर करे, मुझे अटेंशन दे, मुझे उसका कोई गिला नहीं है. क्या गिला करूँ मैं उसका. लाइक आई डोंट इवन केयर अबाउट दीज वर्ल्ड थिंग्स एनी मोर. शराब मुझे पिलाओ ना पिलाओ, राइट. हो सकता है ऐसा टाइम था जब मैं केयर करता था, बट नाउ आई डोंट. या वाई. बिकॉज आई एम इंटॉक्सिकेटेड विद द डिवाइन वाइन नाउ. या मैं बेखुद हो चुका हूँ, राइट. आई हैव रीच्ड ए स्टेट ऑफ एक्सटेसी वेयर आई डू नॉट केयर अबाउट दीज वर्ल्डली थिंग्स. दूसरा ये है कि अब साकी शराब दे या ना दे, साकी अगर शराब ना दे तो उसका गिला किया जाता है बहुत शेर शायरी में ऑब्वियसली. लेकिन इस केस में जो मिर्ज़ा गालिब साहब हैं वो ऑलरेडी इंटॉक्सिकेटेड हैं, उनको ऑलरेडी नशा चढ़ा हुआ है, ऑलरेडी बेखुद हो चुके हैं, राइट. तो वैसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि साकी उनको इग्नोर करे या ना करे, शराब पिलाए या ना पिलाए. वो इस झमेले से आगे निकल चुके हैं. या ही इज़ बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ केयरिंग. ही हैज़ रीच्ड ए मिस्टिकल इंटॉक्सिकेटेड स्टेट. तो नफस मौजे मुहीते बेखुदी है, तगाफुल हाय साकी का गिला क्या. अच्छा, अगला देखें कि दिमाग इतरे पैराहन नहीं है, गमे आवारगी हाय सबा क्या. तो दिमाग इज़ लाइक माइंड, इत्र इज़ परफ्यूम, पैराहन इज़ गारमेंट. तो कहते हैं कि आई हैव नो माइंड और टेस्ट लेफ्ट फॉर द परफ्यूम ऑफ द गारमेंट. अब किसका गारमेंट होगा. महबूब का गारमेंट. महबूब सीम्स लाइक द मोस्ट लाइकली कैंडिडेट. तो कहते हैं कि महबूब के कपड़ों से जो इत्र की जो खुशबू आ रही है उसको एंजॉय करने का मेरे पास अब दिमाग नहीं रहा, या आई हैव लॉस्ट टेस्ट फॉर इट. या तो गमे आवारगी हाय सबा क्या. तो कहते हैं कि अब ये जो सबा इज़ ब्रीज. या तो आवारगी इज़ लाइक आवारा फिरना. जैसे इसमें उन्होंने जो हवा आ रही है, जो ब्रीज़ आ रही है, उसकी आवारगी का जिक्र किया है कि वो जैसे आवारा लोगों की तरह जगह जगह घूमती है. वो सिचुएशन है कि गमे आवारगी ये सबा क्या, कि अब हमें क्या गम है कि ये जो सबा है, जो ब्रीज़ आई है, ये आवारा लोगों की तरह घूम रही है, उसका कोई गम नहीं है हमें. या तो पहला, इसके काफ़ी सारे इसके मतलब हो सकते हैं आई थिंक. तो एक एस्पेक्ट ये है कि किसी ज़माने को महबूब की तरफ से आते हुए इत्र या महबूब के कपड़ों की खुशबू को एंजॉय किया करते थे. नाउ ही हैज़ लॉस्ट टेस्ट फॉर इट. वाई हैज़ ही बिकम इंडिफरेंट. तो उसका कई रीज़न हो सकते हैं कि महबूब ने इतना ज़्यादा उनको निगलेक्ट कर दिया है कि ही हैज़ लॉस्ट ऑल होप एंड नाउ ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड, ही हैज़ गिवन अप इन लव. दूसरा ये हो सकता है कि नाउ ही हैज़ मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस वर्ल्डली लव टुवर्ड्स ए मोर मिस्टिकल लव. तो
तो अब ये दुनियादारी का जो प्यार मोहब्बत के जो किस्से हैं, खुशबू महबूब की आ रही है उनको, और उसने उन्होंने रिनाउंस कर दिया है ये दुनिया का लव, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो तीसरा ये भी एस्पेक्ट हो सकता है कि हो सकता है वो इत्र जो है वो रकीब ने डाला हो, या तो ये फ्रस्ट्रेशन में ये बात कह रहे हो कि मैं दिमाग इत्र पैराहन नहीं है, राइट, क्योंकि वो रकीब जो उनका राइवल है वो उसने इत्र डाला है महबूब के ऊपर। तो अब ये फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मेरे को उसका आई डो नॉट हैव ए टेस्ट फॉर इट। तो एनीवेज महबूब की तरफ से आने वाली खुशबू, ही डज़ नॉट केयर फॉर इट एनी मोर। तो फिर दूसरी लाइन में वो ये कहते हैं कि अब ये जो हवा है, जो ब्रीज़ है, ये उस खुशबू को दुनिया में जहाँ चाहे आवारा फिर के फैलाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। एक शायद टाइम ऐसा था कि उनको ये भी बात मंजूर नहीं थी कि महबूब की तरफ से आने वाली खुशबू को कोई और भी सूंघे, राइट। तो उस समय उनको शायद इस हवा से, इस बात सवा से ये शिकायत भी होती कि तू ये खुशबू लेकर दूसरी गलियों गलियों में क्यों फिर रही है, ताकि दूसरे लोग भी मेरे महबूब की खुशबू को सूंघें, उनको ये गवारा नहीं होगा। लेकिन अब एक ऐसी स्टेट आ गए हैं कि वो कहते हैं कि मेरे को गम आवारगी हाय सबा क्या, कि मुझे इसका कोई गम नहीं है कि ये सबा जो है आवारा लेके मेरे महबूब की खुशबू को चाहे जहाँ चाहे जाए, मुझे कोई गम नहीं है इस बात का, आई डू नॉट केयर। अच्छा, तो अगला शेर देखें कि दिले, ये आई थिंक इट्स वेरी स्पिरिचुअल शेर, कि दिले हर कतरा है साज़े अनल बहर, हम उसके हैं हमारा पूछना क्या। दिले हर कतरा है साज़े अनल बहर, दिले हर कतरा है साज़े अनल बहर, अनहल, आई थिंक दैट्स द राइट प्रोनाउंसिएशन। दिले हर कतरा है साज़े अनल बहर, हम उसके हैं हमारा पूछना क्या। तो जो अनहल बहर है, ऐसा हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो उसकी, ये मिलता जुलता है एक इंटॉक्सिकेटेड सूफ़ी हुए हैं जिनको मंसूर, जिनका नाम था, उन्होंने अनहल हक का नारा लगाया था एक बार, उसकी वजह से उनको मार दिया गया था, राइट। इट वाज कंसिडर्ड ब्लास्फेमिक। तो अनहल हक का मतलब था कि आई एम ट्रूथ और आई एम गॉड। तो इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि हर एक जो पानी का ड्रॉप है, उसके अंदर से उसके हर एक कतरे के दिल से ये आवाज़ निकल रही है कि ये मेलोडी निकल रही है, ये साज बज रहा है उसके दिल में, जो कह रहा है अनल बहर, आई एम द सी, आई एम द ओशन। तो बॉटम लाइन ये है कि एवरी ड्रॉप इज़ प्रोक्लेमिंग दैट आई एम द ओशन, एवरी ड्रॉप इज़ सिंगिंग द ट्यून आई एम द ओशन, राइट। और वो उसी ओशन में जाके, उसी समंदर में जाके मर्ज हो जाना चाहता है। इसको आप स्पिरिचुअल सेंस में डेफिनेटली दे सकते हैं, राइट। तो अगर आप ओशन को ब्रॉडर स्पिरिचुअल रियलिटी या क्रिएटर से कंपेयर करें, तो कह रहे हैं कि एक एक कतरा ये गा के कह रहा है कि आई एम द ओशन। जैसे मंसूर ने कहा था अनल हक, यहाँ पे वो अनल बहर कह रहा है एक एक कतरा कि आई एम गॉड, आई एम वन विद गॉड, आई एम नॉट, देयर इज़ नो ड्यूअलिटी, आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम गॉड, राइट, मी एंड गॉड आर वन। और वो उसी में जाके मर्ज हो जाना चाहता है। तो गालिब साहब कहते हैं कि अब मैं भी ऐसा ही हूँ, राइट। दूसरी लाइन में कहते हैं हम उसके हैं हमारा पूछना क्या, राइट, कि वो भी कहते हैं मैं भी ऐसा ही हूँ, राइट, मैं भी अपने क्रिएटर से अलग नहीं हूँ, तो अब इस बात का तुम पूछना क्या, राइट, वाई डू यू इवन आस्क, राइट। इसमें पूछने वाली बात क्या है, ये तो एपरेंट सच्चाई है, ये तो क्लियर सच्चाई है, राइट, कि खुली हुई सच्चाई है कि मैं अपने क्रिएटर से अलग नहीं हूँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये हर एक कतरा, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, कहते वो यही बात कह रहा है कि आई एम ऑल्सो वन विद गॉड, आई एम ऑल्सो वन विद द ओशन। इस केस में वो कह रहे हैं कि ओशन को आप डिविनिटी से कंपेयर कर लें, खुदा से कंपेयर कर लें, भगवान से कंपेयर कर लें, तो कहते हैं कि मैं भी जो है, ये बात तो साफ है कि हम उसके हैं, हमारा पूछना क्या है, कि आई एम ऑल्सो वन विद माई क्रिएटर। वननेस with the source, oneness with divinity is the overall theme. तो अगला देखें कि मुहाबा क्या है, मैं जामी इधर देख,
शहीदा ए निगाह का खून बहा क्या। तो इसके अंदर 2-3 नई चीज़ें हैं जो मुझे पहले नहीं पता थी। तो मुहाबा इज़ लाइक कॉशन और केयर और रिगार्ड। ज़ामी मीन्स जिसके समवन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल टू समथिंग। ये पहली बार मैंने वर्ड पढ़ा है इसके अंदर। तो शहीदा ए निगाह मीन्स people who have been martyred by the gaze, कि महबूब ने किसी की तरफ देखा तो कोई शहीद हो गया, कोई मर गया, उसको शहीदा ए निगाह कहेंगे। और खून बहा का मतलब है ब्लड मनी। या कि ये कुछ ट्रेडिशंस में ऐसा है, कल्चर्स में ऐसा है कि अगर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया है तो ऑफ कोर्स कातिल को सज़ा मिलेगी। पर उसके अंदर वो क्या कई बार ये कहते हैं कि अगर कातिल जो है वो ब्लड मनी पे करते उस फैमिली को जिसका आदमी जो है फैमिली मेम्बर मारा गया है, तो फिर वो उसको सज़ा को माफ़ कर देते हैं। राइट, इट सेटिस्फाई द क्लेम ऑफ द विक्टिम्स फैमिली। या तो उस पैसे को, उस जो पैसा दिया जाता है, उस जो ब्लड मनी दिया जाता है, उसको खून बहा कहा जाता है। या तो गालिब साहब ये अक्सर इस चीज़ के बारे में बात करते हैं अपनी शेर व शायरी में। महबूब को कहते हैं कि तू मेरी तरफ देख और मुझे ख़त्म कर डाल, या जस्ट लाइक डिस्ट्रॉय मी। या तो वो यही बात इस शेर में दोबारा कह रहे हैं। वो कहते हैं मुहाबा क्या है, लाइक तेरे को किस बात की परवाह है। या मैं ज़ामी, मैं ज़िम्मा लूँगा इस बात का, आई एम रिस्पॉन्सिबल, इधर देख, मेरी तरफ देख, शहीदा निगाह का खून बहा क्या। राइट, कि जो तेरी निगाह से शहीद हो जाएंगे, तेरी निगाह जब तू डालेगा और जो शहीद हो जाएंगे उनका खून बहा क्या। लाइक उनका ब्लड मनी थोड़ी होगा कोई, मेरा ब्लड मनी थोड़ा होगा कोई। राइट, तेरे को कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे मेरे को मारने के। राइट, टू सेटिस्फाई द क्लेम। राइट, यू वोंट हैव टू मेक ए पेमेंट, मेरा कोई खून बहा नहीं है। राइट, तो तू बेफिक्र होके मुझे मार डाल। या वो इनवाइट कर रहे हैं कि महबूब मेरी तरफ देख, तेरी निगाह से मैं मर जाऊंगा और तू परवाह मत कर, तेरे को कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करनी पड़ेंगी मेरे को कत्ल करने की, तू प्लीज़ मेरे को पूरी अटेंशन दे और मुझे मार डाल। या आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल शेयर कि तू परवाह मत कर। महबूब बोल रहे तू घबरा मत मुझे मारने से। या वो रीअश्योर कर रहे हैं उसको कि तेरे को अटोनमेंट के लिए कोई ब्लड मनी नहीं देना पड़ेगा। तो शेर पढ़ देते हैं कि मुहाबा क्या है, मैं ज़ामी इधर देख, शहीदा निगाह का खून बहा क्या। अच्छा, अगला शेर देखें कि सुने गारत गरे जिनसे वफा सुन, शिकस्ते शीशा ए दिल की सदा क्या। तो गारत गरे जिन्स का मतलब है somebody who destroys the merchandise of faithfulness. Yeah, somebody that plunders the merchandise of faithfulness, जो गारत कर देता है जिनसे वफा को, उसको कहते हैं सुन। Listen, O plunderer of the merchandise of faithfulness, listen. Yeah. सेकेंड लाइन में याद है शिकस्ते शीशा ए दिल के breaking of the glass of the heart, right? शिकस्ते शीशा ए दिल की सदा क्या। तो what is the sound of the breaking of the value of a heart, right? कि उसकी कोई आवाज़ थोड़ी आएगी। या सुने गारत गरे जिनसे वफा सुन, शिकस्ते शीशा ए दिल की सदा क्या। what is the sound and echo of the breaking of the value of the heart, right? तो शिकस्ते शीशा दिल का मतलब है कि दिल की वैल्यू को तोड़ देना। या तो शीशा जो है उसका लफ्ज़ जो है वो ग्लास के लिए भी यूज़ किया जाता है। इस केस में उसका मतलब जो मैंने पढ़ा, इट सीम्स लाइक इट्स मोर अलाइंड विद द वैल्यू और प्राइस ऑफ द हार्ट। या दिल जो है वो शीशे का बना हुआ है, उसको तोड़ देना वो भी एक मेटाफर जो है वो यूज़ किया जा चुका है, लेकिन इस केस के अंदर अपेरेंटली इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द हार्ट। तो वो कहते हैं कि वो कहते हैं सुने गारत करे जिनसे वफा सुन। तो वो अपने महबूब को उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि ये तो वफा को डिस्ट्रॉय करने वाला ही है। या तो फिर वो कहते हैं कि तूने जो मेरा दिल टूटा, इसकी आवाज़ भी सुनी है तूने, इसकी आवाज़ क्या है। राइट, तेरे को क्या परवाह है। राइट, 2-3 एस्पेक्ट्स। एक तो सिंपल क्वेश्चन हो सकता है कि ये मेरा दिल जो है इसको तूने तोड़ दिया, तो क्या इसकी आवाज़ कोई तूने सुनाई दी। आवाज़ क्या होगी गालिब साहब,
के जो नाले होंगे या जो चीखना पुकारना होगा, क्या तेरे को इसकी आवाज़ कोई सुनाई दी मेरी चीखने पुकारने की? इट्स ए रिटोरिकल क्वेश्चन, इट कुड बी ए रिटोरिकल क्वेश्चन। और पहली लाइन में उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि ये तो गारत करे जिनसे वफा है, इसको कहाँ से आवाज़ आएगी मेरे रोने पुकारने की। पर रिटोरिकल क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि शिकस्त शीशा दिल की सदा क्या, या तो इफ़ेक्टिवली उन्होंने दिल तो उसका तोड़ दिया है, या तो गालिब साहब का तोड़ दिया है। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जैसे एज इफ़ देयर इज़ अ साउंड, राइट, तो ये भी इसका एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि वो उसको कह रहे हैं कि जैसे पिछले शेयर में उन्होंने कहा मुझे मार डाल, वो कह रहे हैं कि तू ऑलरेडी गारत कर तो है ही है, तूने मारना ही है मेरे को, मेरे दिल को तोड़ना ही है, तो गो हैड एंड डू इट, राइट, एज इफ़ देयर इज़ गोइंग टू बी अ साउंड, कि जैसे कि इसकी कोई आवाज़ आने वाली है, राइट, ये तो बेचारा दिल है, राइट, इसको तोड़ दे तू, क्या फ़र्क पड़ने वाला है तेरे को, ना इसकी, ना तो तू मेरे चीखने पुकारने की परवाह करेगा, और ना ही ये बेचारा दिल है, या इसकी आवाज़ क्या आने वाली है, इस दिल के टूटने की क्या आवाज़ आने वाली है, तो तू परवाह मत कर, गो हैड, यू डू योर जॉब एंड ब्रेक माई हार्ट। तो और उन्होंने इस दिल को जिनसे वफा भी कहा है, इट्स द मर्चेंडाइज ऑफ फेथफुलनेस, कि इस दिल के अंदर तेरे लिए वफा है, फेथफुलनेस है, पर तू तो उसको उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने वाला इंसान है, तेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, इट्स गो हैड एंड ब्रेक इट। तो तीसरा जो शीशा है दिल, राइट, द वैल्यू ऑफ द हार्ट, तो ऑब्वियसली वो उसको वैल्यू नहीं करता, फेथफुलनेस को वैल्यू नहीं करता। और एक फ़िज़िकल सेंस में इसका शायद ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है कि वो असली दिल को नहीं तोड़ रहा, वो दिल की वैल्यू को तोड़ रहा है, या और इसके अंदर उस वैल्यू को लूटने का भी एक एस्पेक्ट हो सकता है इसके अंदर, राइट। एनीवेज, वो सब चीज़ें, ये सब मतलब जो है, जो रिटोरिकल क्वेश्चन है उसको आप डिफरेंट एस्पेक्ट से देखें तो कई मतलब निकल सकते हैं। इफ़ेक्टिवली ये है कि वो जो जालिम, जो वफा की परवाह नहीं करता महबूब, वो उनके दिल को तोड़ने वाला, और गालिब साहब कह रहे हैं गो हैड डू इट, राइट, तेरे को क्या परवाह है, राइट। एक ताना भी है इसके अंदर, एक डिजेक्शन की पोजीशन भी है कि उसने परवाह तो करनी नहीं है, या उसकी क्या आवाज़ आएगी। तो सुने गारत करे जिनसे वफा सुन, शिकस्ते शीशा दिल की सदा क्या। अच्छा, अगला शेर देखें कि किया किसने जिगरदारी का दावा, शकेब खातिर आशिक भला क्या। तो जिगरदारी इज़, जिगर इज़ लिवर, राइट, सो हैविंग लिवर मीन्स ब्रेवरी और बोल्डनेस, बहादुरी। तो कहते हैं किया किसने जिगरदारी का दावा, रिटोरिकल क्वेश्चन अगेन, कि किसने बहादुरी का दावा किया यहाँ पे, या शकेब खातिर आशिक भला क्या, या इट्स लाइक भला क्या का यू कैन से फॉर गुडनेस सेक, फॉर गॉड्स सेक, राइट, फॉर गॉड्स सेक is the lover's patience, does the lover have endurance for temperament, right? Shakeb is like patience or the tolerance to suffer, right? तो सिचुएशन आई थिंक इसको समझने के लिए जो दूसरी लाइन है उसमें वो कहना ये चाह रहे हैं कि उनकी स्टेट जो है मिजरेबल, फिजिकली वीक स्टेट है, राइट, वो ऐसी स्टेट में नहीं है, उनके पास आशिक जो है वो ऐसी स्टेट में है कि उसके पास अब पेशेंस नहीं है एंड्योरेंस का, राइट, या उसके पास एंड्योरेंस बाकी नहीं है, राइट। तो वो कहाँ बेचारा वो जिगरदारी का दावा करता है, राइट, उसकी तो इतनी ख़राब स्टेट है कि कोई करेज, कोई स्ट्रेंथ उसके अंदर है ही नहीं, तो वो उसका दावा क्या करेगा, राइट। तो ये भी एक बहुत डिजेक्टेड स्टेट का एक सरकास्टिक शेर जो है वो लग रहा है कि किया किसने जिगरदारी का दावा। वो अपने जालिम महबूब की तरफ देख के ऑलमोस्ट गिड़गिड़ाते हुए कह रहे हैं कि भाई हमने कहाँ जिगरदारी का दावा किया, हमने कहाँ बहादुरी का दावा किया। शकेब खातिर आशिक भला क्या, कि भला इस आशिक के पास अब वो पेशेंस टू सफ़र, ये ऐसा शकेब कहाँ है उसके पास कि वो ये उसके पास एंड्योरेंस कहाँ है कि वो ये गम सहे, तो कहते हैं बेचारा आशिक तो
डूम इज़ इमिनेंट इन दिस केस, और वो कह रहा है कि भाई मार दे, तुमने मारना है तो, जैसे पिछले शेर में कह रहा था, हम तो कहाँ बहादुरी का दावा करते हैं, हमारे पास इतनी ताकत कहाँ है अब। या दैट इज़ इफ़ेक्टिवली द शेर। तो अगला शेर जो है वो देखिए कि ये कातिल वादा है सब्र आज़मा क्यों, ये काफिर फितना है ताकत रुबा क्या। तो इसके अंदर भी कंप्लेंट की ही टोन है कि कातिल को अपने कह रहे हैं, कातिल कौन है, महबूब ही होता है जनरली। तो कहते हैं कि ये कातिल वादा है सब्र आज़मा क्या, वादा है सब्र आज़मा का मतलब फोर्टिट्यूड टेस्टिंग प्रॉमिस, या कि जो आपके सब्र को आज़मा रहा है या आपके पेशेंस को आज़मा रहा है। वो कह रहे तू ये कैसा वादा है, क्यों ये ऐसा वादा, क्यों तू हमारे साथ ऐसे वादे क्यों कर रहा है जो हमारे सब्र को आज़माए, हमारे पेशेंस को आज़माए, हमारे फोर्टिट्यूड को आज़माए, क्योंकि तूने वादे पूरे तो करने नहीं हैं, तो फिर तू क्यों हमसे ये वादे करता है। ये काफिर फितना है ताकत रुबा क्या। या तो काफिर इज़ इनफिडेल, महबूब को ही कह रहे हैं वो इस केस के अंदर। तो इट्स मोर ऑफ ए माइल्ड abuse, not really like a strong abuse towards the beloved। तो कहते हैं हे काफिर, ये फितना है ताकत रुबा इज़ लाइक ए fitna is like a torment, can also be a mischief in a milder format, but it's like what is this torment that will steal the strength from us। yeah, तो कहते हैं तू हमारे साथ ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है जिससे हमको ये तेरा टॉर्मेंट, तेरा जुल्म जो है वो सहना पड़ रहा है। ये ऐसी ऐसी हरकतें जो हैं, ऐसे फितने जो हैं वो हमारे ऊपर क्यों बर्पा कर रहा है। इफ़ेक्टिवली जो महबूब जो है उसके जुल्मों सितम के अगेंस्ट ये कंप्लेंट है। नो आई थिंक ऐसा लगता है कि ये, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि या तो ये हो सकता है कि इट्स ए स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट अगेंस्ट द इनजस्टिस, या लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा टोन के अंदर गुड ह्यूमर भी है, विट भी है इसके अंदर। तो ऐसा हो सकता है कि इट्स ए गुड ह्यूमर्ड फ्लर्टेशियस कंप्लेंट कि तू क्यों हमारे ऊपर ये जुल्म सितम ढा रही है। ये कातिल वादा है सब्र आज़मा क्यों, ये काफिर फितना है ताकत रुबा क्या, कि ये तो हमारा सब्र आजमाने वाले वादे क्यों करती है हमारे साथ, और ये फितने हमारे ऊपर क्यों बर्पा करती है जो हमारी ताकत को आजमाते हैं या जो हमारी ताकत को चुरा लेते हैं। तो ये आखिरी शेर जो है ये काफ़ी मशहूर भी है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शेर। कहते हैं कि बलाए जाँ है गालिब उसकी हर बात। बलाए जाँ का मतलब लाइक ए डिज़ास्टर दैट कैन किल यू, लाइक ए मॉर्टल डिज़ास्टर। तो कहते हैं कि जो हमारा महबूब है उसकी हर बात बलाए जाँ है, इट्स लाइक ए मॉर्टल डिज़ास्टर। बलाए जाँ है गालिब उसकी हर बात। इबारत क्या, इबारत इज़ योर स्पीच, योर एक्सप्रेशन, योर वर्ड, बट इफेक्टिवली स्पीच जो आप कहते हैं। इबारत क्या, इशारत क्या, इशारत इज़ लाइक द जेस्चर्स, जिस तरह के आप इशारे करते, इशारे से मिलता जुलता वर्ड है ये, कि जो आपके जेस्चर्स हैं, द इंसिनुएशन, द इन्यूएंडो। तो इफ़ेक्टिवली तुम्हारे जो जेस्चर्स हैं। और अदा क्या, या अदा इज़ ऑब्वियसली द स्टाइल, द कोकेट्री, द ग्रेस, द ब्यूटी। या तो कहते हैं कि हमारे महबूब की हर एक बात बलाए जाए हमारे लिए, हर एक बात जो है हमारी जान के ऊपर एक बला है, हमें टॉर्मेंट करती है, हमें ख़त्म कर सकती है उसकी हर एक बात। तो पूरा शेर एक बार फिर से पढ़ देते हैं, और 3 चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब की है कि क्या उसकी इबारत, क्या उसकी इशारत, क्या उसकी अदा, उसके बात करने का अंदाज़, उसका इशारे करने का अंदाज़, उसकी और उसके जो जनरल ग्रेस और स्टाइल है, क्या बताएं, उसकी हर एक बात जो है वो बलाए जाँ है। बलाए जाँ है गालिब उसकी हर बात, इबारत क्या, इशारत क्या, अदा क्या। तो ये तो जी ये आखिरी शेर था जी। सो होप यू एंजॉयड इट।